जो मेरा सवाल है वो ये है कि ईरान कैसा है। ईरान का जो एरिया है वो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का 32 लाख है, तो आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। ताकतवर है अमेरिका डिफेंस पावर को लेकर, क्या ईरान उसके आगे कहीं टिक पाएगा? ईरान ने जिस तरीके से रजिस्ट किया है और पिछले जब से युद्ध शुरू हुआ है पूरा इजराइल बंकरों में है, तो पहली बात तो है कि ईरानी मरने मारने से डरते नहीं है। दूसरी बात ईरानियों के साथ ये है कि वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। अभी एक दिन पहले ट्रंप ने बातों ही बातों में बोला कि पीट तुम्हें ने कहा था ना कि लेट अस डू इट। को पता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो ये सबसे ज़्यादा खतरा साबित होगा, फिर ये लोग कभी भी ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने एक बार मजाक मजाक में कहा था कि यहाँ के कुछ कुएं कब्जे क्यों नहीं कर लेते। उन्हें यह भी पता था कि आज फौज का फला कमांडर किस बीवी के किस फ्लैट में है और किस बेडरूम में सोया हुआ है, और इनको लग रहा था कि जैसे शीर्ष नेतृत्व जो है वो खत्म होगा और ईरान घुटने टेक देगा, तो वो तो नहीं हुआ। हल्के में ले लिया इन्होंने ईरान को। यहाँ पर लड़कियां जो है आज़ाद नहीं है, बुर्के पे रहती हैं, पढ़ाई नहीं की जाती है, और जो तानाशाही शासन है वो इस तरह से सलूक करता है। ईरान के किसी भी शहर में लड़कियां भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि मुल्ला राज है, आपको पता ही है। वहाँ की गरीबों की बस्ती भी लाजपत नगर से बेहतर है। वाह। हाँ, साफ सफाई में और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। लेकिन ईरान जिस तरीके से रजिस्ट कर रहा है और जो जज्बा है वो कहाँ से आया है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। वो जज्बे का जो रूट है वो क्या है। नमस्कार, नवभारत टाइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 28 तारीख को अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पर एकतरफा हमला किया। हमला भीषण था और पहले ही दिन खामनेई की मौत हो गई। इसके बाद सोचा कि शायद ईरान घुटने टेकेगा, लेकिन अभी तक वो मजबूती से अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा है। मेरे साथ एक खास मेहमान जो कि ईरान से लौटे हैं, ईरान के राष्ट्रपति के थिंक टैंक में जो रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, और सबसे बड़ी बात 13 विषयों में यूजीसी नेट क्लियर करके इन्होंने एक कीर्तिमान भी रचा है। और ईरान के सभी मामलों पर, ईरान की ज्योग्राफी से लेकर वहां की हिस्ट्री और मौजूदा हालात पर जो इनके पास ज्ञान संग्रह है, आज हम चाहेंगे कि ये ईरान के हर एक उस स्थिति के बारे में हमसे और आपसे वो डिस्कस करें, क्योंकि पूरी दुनिया, लक्ष्मण जी आपका शुभ नाम है, और बड़ा इस समय पूरी दुनिया में क्राइसिस है, तेल गैस क्राइसिस है। लोग के सामने अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर नहीं स्थितियां सुधरती हैं तो फिर रिसेशन का खतरा है, और इसके साथ साथ बेरोजगारी, आम आदमी परेशान है। मैं सबसे पहले आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि ईरान कैसा है? ईरान कैसा है, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर किसी संदर्भ विशेष में पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ स्पेसिफिक पूछिए। थोड़ा सा मुझे ईरान के बारे में बताइए। ईरान का जो एरिया है वो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का 32 लाख है, तो आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि वो इंडिया का आधा है लगभग। ठीक है। और उसके एक तरफ समुंदर है जो पर्शियन गल्फ है, और मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े देशों में से एक है, क्योंकि वहाँ की आबादी करीब 9 करोड़ है, और वहाँ की जो करीब 50-55% जो आबादी है वो आर्यन नस्ल के हैं, जिनको आर्य कहा जाता है। और उसके अलावा कुर्द हैं, अजरबैजानी तुर्क हैं, अजेरी तुर्क हैं, 1% अरब हैं, बलोच हैं, लोर हैं, बख्तियारी हैं, तुर्कमान हैं, इस तरह का है। और वहाँ की मुख्य ज़बान जो है वो फ़ारसी है। और इसके अलावा हाँ, एक तरफ से उसकी सीमा अफ़गानिस्तान से मिलती है, तो एक तरफ इराक है, और इराक है, आर्मीनिया है, और तुर्की है, अजरबैजान है। कुछ भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान कैसी भी है? भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो 70% जो है वो डेजर्ट है, और डेजर्ट भी ऐसा नहीं है, वहाँ थोड़े थोड़े घास और तुनके होते हैं, लेकिन माउंटेनियस रीजन है जो माउंटेन डेजर्ट में भी है। मतलब वहाँ ज़मीन जो है जरखेज़ नहीं है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है। और जो डेजर्ट का इलाका है, जो नॉर्थ के इलाके हैं, वो बहुत ज़्यादा सेटल्ड है। जहाँ तेहरान है, कैस्पियन सी के जो नीचे का इलाका है वो काफ़ी हरा भरा है। और बाकी जो 70% जो ईरान है वो बहुत उजाड़ है, और जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है वहाँ तो इलाका बहुत बड़ा है और आबादी कम है। आप मतलब इंडिया का आधा है और आबादी मात्र 9 करोड़ है। अच्छा, जो पूरे वर्तमान पे आते हैं, सिनेरियो जो हम सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ईरान से हमको जो कुछ रिपोर्ट्स हासिल हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स हमको वेस्टर्न मीडिया से मिल रही हैं, हम कंपैरेटिव उसमें आकलन कर पा रहे हैं कि युद्ध कैसा है।
आप अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने वहाँ पर रह के, चूँकि आपको वहाँ की क्षेत्रीय, वहाँ की हर स्थिति से आप वाकिफ़ हैं, तो ज़रा इस युद्ध को अब तक कैसा हो रहा होगा? क्या आपका आकलन है? और क्या एक सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल सब कोई पूछ रहा है कि बहुत ताकतवर है अमेरिका, हर उसकी इकोनॉमी को लेकर, अपनी डिफेंस पावर को लेकर, क्या ईरान उसके आगे कहीं टिक पाएगा? क्योंकि अभी तो मजबूती से अब तक जंग ईरान ने लड़ी है। देखिए, ये जो ईरान जिस तरीके से टिका हुआ है इस जंग में, वो बहुत ही मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन इससे जो बहुत बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक थे, ये सब लोग भौचक्के के तो बिल्कुल रह गए हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वार मशीन है, अमेरिकन वार मशीन, और जो इजराइल का जो एक होवा था कि उनके पास कि उनके जो एयरफोर्स है वो बहुत ही एडवांस है, उन्होंने एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन भी वो लेके आ गए हैं वहाँ। और तो ईरान ने जिस तरीके से रजिस्ट किया है, और पिछले जब से युद्ध शुरू हुआ है पूरा इजराइल बंकरों में है। वहाँ से जो कुछ वीडियो आ रहे हैं कि पूरा का पूरे शहर खाली हैं, सब लोग बंकरों में रह रहे हैं, और हॉर्मुज को ईरान ने अभी तक ब्लॉक किया हुआ है। तो इससे यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ईरान अब इस युद्ध को जीत रहा है। जीत रहा है। बिल्कुल जीत रहा है। ठीक है, उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है, लेकिन होर्मुज पर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर आप लेके आ गए, 200 फाइटर प्लेन लेके आ गए, ईरान के 5000 से ज़्यादा ठिकानों पर उन्होंने हमला किया। उसके बावजूद भी आप उसकी जो मारक क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाए हैं। कल तक ही तो इजराइल पर वो मार रहे हैं, मिसाइलें मारी जा रही हैं, और जो मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में जहाँ जहाँ अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वहाँ पर भी हमले लगातार जारी हैं। तो उस हिसाब से तो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जो अमेरिकन वार मशीन है वो असफल होती नजर आ रही है ईरानियों के जज्बे के सामने। आपने कहा कि ईरानियों के जज्बे के आगे, तो हमने शुरुआत से पढ़ा था कि ईरान की जो आईआरजीसी है, उसमें बहुत तगड़े लड़ाका मुल्क कहा जाता है, लड़ने पर कौशल हासिल है और सबसे ज़्यादा जुनून उनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन कहीं हद तक टेक्नोलॉजी भी इस वॉर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरह के अब हम जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी यहाँ पर ट्रम्प कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसके इराक के मेन जहाँ पर उनके 90% ऑयल रिजर्व है, उसको टारगेट करने, खार को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। ये कैसे क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाले दिनों और डेंजर देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर होने की उम्मीद है, क्योंकि जब ये लोग अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ गए, 200 फाइटर प्लेन से इन्होंने हमले कर दिए, पूरी लीडरशिप को ख़त्म किया है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन ईरान जिस तरीके से रजिस्ट कर रहा है, और जो जज्बा है वो कहाँ से आया है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। वो जज्बे का जो रूट है वो क्या है। पहली तो बात यह है कि ईरान की हमें एक धार्मिक जो विचारधारा है जिससे ईरान चलता है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो जो ईरान है वो करीब 90% वहाँ शिया आबादी है, और शियाओं में शहादत का बहुत ऊंचा दर्जा होता है। मतलब अगर वहाँ कोई शहीद हो गया तो वो उसको सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं। तो पहली बात तो है कि ईरानी मरने मारने से डरते नहीं है। दूसरी बात ईरानियों के साथ ये है कि वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। मतलब नेशनलिज्म कूट कूट के भरा हुआ उनके अंदर। जब देश के बारे में बात आती है तो वो लोग एक हो जाते हैं और मरने मारने से नहीं डरते। जबकि इजरायलियों के साथ या अमरीकियों के साथ ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ ऐसे कोई फिलोसफी तो नहीं है, आइडियोलॉजी की आपको शहीद हो जाना है या ऐसे कुछ हो जाना है, जो मतलब उनके लिए तो जैसे आर्मी की नौकरी भी एक जॉब है, शहादत वाला जज्बा वो सब बात बात में होगा, वो एक अच्छी लाइफ के लिए एक जरिया है। तो अगर बूट ऑन द ग्राउंड करते हैं ट्रंप, तो इनको बहुत ज़्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं, ईरान में जो सैनिक सेवा है वो अनिवार्य है प्रत्येक वयस्क पुरुष के लिए। अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है या कुछ वो नहीं है, तो अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा है वहाँ। 2 साल की सैनिक सेवा अनिवार्य है। इजराइल में भी ऐसा है, लेकिन जो जज्बा ईरानियों के अंदर है वो तो इजरायलियों अमरीकियों में तो है नहीं है कि हम मर जाएंगे अपने दीन के लिए। दीन से ज़्यादा उनके लिए देश महत्वपूर्ण है। ईरानियों का राष्ट्रवाद बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी वजह से बूट ऑन ग्राउंड्स इन्होंने किए ना, तो मतलब अब तो अमेरिकी सीनेटर तक बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने बूट ऑन ग्राउंड्स अगर किए अमेरिका की इस फौज ने, तो ये मतलब वियतनाम पार्ट 2 साबित हो जाएगा। ये बात ट्वीट कर रहे हैं अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि ये इजराइल की, सर किसी की, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इजराइल की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, ये इजराइल की लड़ाई थी।
और लड़ गया अमेरिका रहा है, ये इसको घसीट आए हैं, ये पता नहीं एप्स्टीन फाइल के चक्कर में हो रहा है या क्या दबाव है, ये पीट क्या हेगसेथ प्रेशर के है। कारण तो नहीं हो रहा? पीट हेगसेथ का नाम भी, जो वहां के वॉर सेक्रेटरी अमेरिका के, अभी एक दिन पहले ट्रंप ने बातों ही बातों में बोला कि पीट, तुम्हें ने कहा था ना कि लेट अस डू इट, तो मैंने यू लेट अस डू इट कर देखिए दिया। इसके पीछे ये होगा कि जो जो ज्यूनिश लॉबी है, जो यहूदियों की जो बहुत बड़ी लॉबी है ना, वो मुझे लगता है कि इसके पीछे है। और क्योंकि पूरी दुनिया में इजराइल के वजूद को चैलेंज करने वाला एक ही देश है ईरान। जो बहुत ही असर्टिव तरीके से चैलेंज करता है, वो ईरान है। और ईरान का कोई बॉर्डर नहीं मिलता, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है ईरान का। हाँ, कुछ ईरान नहीं। का जो भी झगड़ा है वो आइडियोलॉजिकली है, वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर है। और वो उसको लेके वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो प्राइम मुद्दा है, वो एक प्राथमिक मुद्दा है। तो इसी वजह से ईरान को, कि ईरान ने, इनको पता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो ये सबसे ज़्यादा खतरा साबित होगा, फिर ये लोग कभी भी ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उसी के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये लड़ाई तो इजराइल की है, अमेरिका तो खामा खा में इसमें पता नहीं कैसे घुस गया। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा इस युद्ध से वो अमेरिका को हो रहा है और भविष्य में भी होगा। लक्ष्मण जी, आपने कहा कि ये न्यूक्लियर को लेकर, अगर न्यूक्लियर वेपन, तो बातचीत के दौरान तो साफ तौर पर ईरान ने कह दिया था कि भाई हम कोई न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। आपको नहीं लगता? आप हमारे यहाँ चेक कर लीजिए, ये 26 तारीख की बात, 28 तारीख को युद्ध हुआ, 26 को बातचीत की टेबल पर जब ईरान और अमेरिका बैठे थे तब ये बातचीत हुई। दूसरे नंबर आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा खेल तेल का चल रहा है। ये जो ट्रंप है, मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था कि 1930 को जब ये बिजनेसमैन हुआ करते थे तब से इनकी निगाह पे ईरान था। तब भी ये कई अपनी, और 1980 के आसपास में इन्होंने बाकायदे जो है अखबारों में अपने आर्टिकल छपवाए ईरान को लेकर, और बोले कि यहाँ पर जब अमेरिकी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट की हिफाजत क्यों करती है, यहाँ से शिप जाते हैं तो जिस देश के जाए वो अपनी हिफाजत करे, आपको क्या मिलता है। इस तरह के आर्टिकल्स वो छपवाते थे ताकि अमेरिका को, अमेरिकी सिविलियन को ये पता चले कि भाई हमारी जो फौज है बिना मतलब के हॉर्मुज में लगी है। और फिर वो मजाक मजाक में, द गार्जियन की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, उसमें उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने एक बार मजाक मजाक में कहा था कि यहां के कुछ कुएं कब्जे क्यों नहीं कर लेते। तो मुझे लगता है कि ट्रंप क्या सोच रहे हैं कि फुल एंड फाइनल वॉर करके और यहां पे ऑयल के सोर्सेस पे कब्जा कर लें। हाँ, ये बिल्कुल संभव है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं प्राथमिक जो मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि इजराइल का ये युद्ध है कि ईरान को कंट्रोल करना है। ये जो मुद्दे हैं तेल वाले, गैस वाले, ये एडिशनल मुद्दे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि ईरान के पास दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गैस है। वहाँ जो गैस के भंडार हैं, अगर पूरा ईरान उसको जला दे और जला के छोड़ भी दे, मतलब सभी आप लोग अपने गैस के चूल्हे जला दें, तो वो 300 साल तक ख़त्म नहीं होगा। और तेल के मामले में ईरान 5वें नंबर पर है खनिज तेल में। और अभी खुद अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका ने 1970s में अपने खनिज तेल निकालना बंद कर दिया था, लेकिन 15-20 साल से फिर वो उन्होंने अपना तेल निकालना शुरू कर दिया जब नई शेल टेक्नोलॉजी आई। तो ईरान, अमेरिका खुद भी एक बहुत बड़ा तेल का विक्रेता है। तो वो यहाँ डिस्टरबेंस करके, और इससे सारे देश प्रभावित हो रहे हैं। और पीछे से रशिया का भी, तो उसने इंडिया को बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप रशिया से तेल ले लो। तो हो क्या रहा है कि पूरा अमेरिका का मोटिव दूसरा हो सकता है कि ये तेल और गैस वाला मोटिव हो, लेकिन प्राथमिक मुद्दा जो है वो इजराइल वाला ही है। ये भी एक है कि जितना ये मिडिल ईस्ट और गल्फ में डिस्टरबेंस रहेगा, वो उतना तेल वो उधर बेच देंगे वो, उतना प्रॉफिट वहां से हाँ हाँ निकालते रहेंगे। हाँ, वो मिलियंस ऑफ करोड़ों डॉलर का रोज का हिसाब हो जा रहा है तेल का। ये भी है, ये भी है। लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजरायलियों के लिए 20-25 दिन से वो लोग बंकरों में घुसे हुए हैं। इससे ज़्यादा दिनों में तक बंकरों में रहना, और 16 फाइटर प्लेन भी अमेरिका के क्रैश हुए हैं एक सूचना के अनुसार। और बाद में उन्होंने बहाना बनाया कि ये तो ऐसे ही, आज मतलब पता नहीं कैसे। आज F-18 की भी हाँ जानकारी हाँ सामने, F-18 हाँ। फाइटर जेट भी गिराया तो है। इससे जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो अमेरिका की साख को इससे बट्टा लगाया है, और ये मतलब अमेरिका में भी इसका बहुत भारी विरोध हो रहा है कि ये तुम कहाँ फंस गए, तुम कीचड़ में तुम्हें फंसा दिया इजराइल ने। अब ये पता नहीं कि ये इसके पीछे क्या कारण है, एप्स्टीन फाइल के कारण है या मतलब ध्यान डाइवर्ट करना है। गैस वगैरह, ये तेल, ये इकोनॉमिक मुद्दे तो होते ही हैं, इकोनॉमिक तो प्राथमिकता है ही है, लेकिन ये भी एक मुद्दा है और अमेरिका को नुकसान हो रहा है। और अब देखिएगा, मतलब अमेरिका बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस युद्ध को 10-20-30 दिन। ईरान तो है ही, उनके 5,000 ठिकाने नष्ट हो गए, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए। वो तो पिछले 30-35 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब भाई, जिस कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी हर साल 2 महीने शोक मनाती हो हजरत हुसैन के लिए, और करबला को याद करके और शहादत को याद करके, तो वो तो लोग मेंटली प्रिपेयर हैं
यहाँ मेंटली प्रिपेयर नहीं है लोग, तो ये लोग ईरानियों से मतलब मेंटली टफनेस में मुकाबला नहीं कर सकते और वैसे भी नहीं कर पाएंगे। बूट ऑन ग्राउंड में तो बिल्कुल वो वियतनाम पार्ट 2 हो जाएगा। आप कब गए थे ईरान? मैं भी पिछले साल में ही था, मैं ईरान में था। स्टडी और नहीं, थिंक टैंक का हिस्सा थे हाँ आप हाँ वहाँ पे? हाँ। वहाँ के लोग और हिंदुस्तान के प्रति नजरिया कैसा है वहाँ पर? हिंदुस्तान के प्रति उनका नज़रिया बेहतर है, और ईरान में ख़ासतौर से जो बम्बैया फ़िल्में हैं वो एक हमारा एक कल्चरल एम्बेसडर के रूप में वहाँ काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया का बहुत कुछ है जिसको वहाँ सराहा जाता है और जिसकी सराहना की जाती है, तो बेहतर है और अच्छा है। जैसे हम लोग के यहाँ फॉरेन में होता है कि जैसे रशिया में कोई इंडियन जाता है तो एक अच्छे उससे, लेकिन ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर हमले हो जाते हैं, यूएस में ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब कि जो आपसी भाईचारा है, आप हिंदुस्तान से गए, अगर आप वहाँ पे बताएं कि आई एम इंडियन, तो वो लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं, कैसे लेते हैं? देखिए, जितने भी जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, जो वहाँ बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म है, जहाँ जहाँ भौतिकवाद है, भौतिकवाद तो खैर ईरान में भी है, लेकिन वहाँ मेहमान नवाजी कल्चर बहुत ज़्यादा है ईरान अच्छा। में। हाँ, वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं वो, हम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 19-20 का फ़र्क है। तो मेहमान नवाजी बहुत है और मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ। जबकि मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, जो पूरी दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जिसे मुल्ला चला रहे हैं। 57 इस्लामिक कंट्री में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्रॉपर ट्रेंड मुल्ला चला रहे हैं। मदरसे में पढ़ने से कोई मुल्ला नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने वहाँ के मदरसे में खुद पढ़ाई की है। मैं कौम शहर के मदरसे में पढ़ा हूँ, इस्लामिक मदरसे में मैंने पढ़ाई की है और मुल्लाओं के साथ मैंने पढ़ाई की है। आपने मतलब किस चीज़ की पढ़ाई की? मैं वहाँ फ़ारसी ज़बान पढ़ने गया था, और मैंने यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ईरानोलॉजी में किया था 2010 में। तो मैं अपना ईरान पे स्पेशलाइजेशन करना चाहता था और ईरानोलॉजी पर, इसलिए मैं वहाँ गया था। और फ़ारसी भी मुझे पढ़नी थी क्योंकि मेरा मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है, और मिडिवल हिस्ट्री की इंडिया की जितनी ज़्यादातर जो मूल टेक्स्ट है वो फ़ारसी में है। फारसी में है। तो आप वहाँ पे मदरसे में गए तो हाँ, उसके बाद मैं तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ा। फिर तेहरान में? 5 महीने मदरसे में पढ़ा। कौम शहर के मदरसे अल महदी में मैंने पढ़ाई की है, और मैं पहला मैं नॉन मुस्लिम कैंडिडेट था वहाँ जिसने वहाँ पढ़ाई की। अपनी हिंदू पहचान के साथ मैंने वहाँ पढ़ाई की। कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि और थोड़ा सा और ज़्यादा इज्जत मिलती थी। अच्छा। हाँ, कि उन्हें लगता था कि इसको मतलब एक अच्छी इमेज जानी चाहिए। अच्छा, आप 2 साल वहाँ पर रहे, वहाँ की आबो हवा से आप वाकिफ़ हैं। एक सवाल ये उठता है कि ईरान की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि वहाँ पर जो अगर अमेरिकन फुटफॉल हुआ तो फिर वो अमेरिकन के लिए बहुत घातक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से आईआरजीसी तो परिचित है, लेकिन ये परिचित बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये लोगों को पूरा का पूरा उतना ही परिचय करवा दिया जाए जितना आईआरसीजी का है, या मतलब या वहाँ की जो रेगुलर आर्मी है रेगुलर जिसको आर्मी, आर्टिश बोलते हैं, आर्टिश बोलते और ये जो आईआरसीजी है ये स्पेशल फोर्स है स्पेशल जिसमें फोर्स। 1.5 लाख हैं, इसको बोलते हैं वहाँ सिपाहा। ठीक है, तो अगर ईरान अमरीकियों को भी बता दो कि यहाँ यहाँ ये है, फिर भी ये लोग मरने मारने में ईरानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया, उसके 2 फैक्टर हैं। पहली बात तो देश प्रेम, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा, शहादत। हाँ शहादत। दूसरा शियाओं की फिलॉसफी। तो ये लोग उनका मुकाबला ग्राउंड पे तो भूल ही जाइए, वो वियतनाम पार्ट 2 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अमरीकी बोल रहे हैं, अमरीकी सीनेटर बोल रहे हैं, पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, ग्राउंड पे नहीं लड़ सकते ये लोग उनसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लक्ष्मण जी, जो अभी हम लोगों का हॉर्मुज वाला इशू चल रहा है, जरा सा मुझे हॉर्मुज के बारे में, स्टेट के बारे में आप ये बताइए। दूसरी चीज़ बताइए कि अगर 5 फ्रेंडली नेशंस को उन्होंने अलाउ किया है कि आप यहाँ से अपने शिप गुजार सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो ये हमारी एक अच्छी कूटनीति की वो है। अच्छा, हमारे ईरान के साथ में बेहतर संबंध रहे हैं, उसकी बुनियाद पर ये हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका या इजराइल मिलके फिर कोई हरकतें हॉर्मुज स्ट्रेट पे ऐसी करे जिससे तनाव देखिए, कम हो? हॉर्मुज को ये ब्लॉक करने की कोशिश कर चुके हैं, ये अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ही ले गए, बहुत सारे वो फ्रिगेट्स और पता नहीं क्या क्या ले गए, और मिसाइलें तो मार ही रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज कहाँ कंट्रोल हो पाई। तो ये तो मतलब विफल हो गई इनकी पूरी की पूरी एयरफोर्स, और जो पूरी की पूरी अमेरिकन वार मशीन है वो वहाँ फेल हो गई है। और हॉर्मुज से जो पूरी दुनिया का जो 40% के आसपास जो जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं, जो बड़े व्यापारिक जहाज़ हैं, खासतौर से तेल, खनिज तेल के 40% जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं, उस पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। और देखिए, ट्रंप अपने आप ही बोल रहा है कि हमने बात की और ईरान ये शर्त रख रहा है, जबकि ईरान इनकार कर रहा है कि हमने तो कोई बात ही नहीं की। हाँ, हमने कोई तो वो बात नहीं अपने आप से ही बोल रहे हैं वो
कि हम ये करेंगे। अब वो लोग बोल रहे हैं कि हम अलायंस बनाएंगे होर्मुज को खुलवाने के लिए। तो अगर आप अलायंस बनाओगे कि क्या इजराइल और अमेरिका तुमसे वो होर्मुज की स्ट्रेट खुली नहीं है, वो होर्मुज की खाड़ी वो ईरान के दक्षिण में है, वो एक 35 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्र है। तो वहीं से ये जितने व्यापारिक जहाज हैं जो इतने गल्फ के कंट्रीज हैं वहाँ से होके गुजरते हैं, ज़्यादातर खनिज तेल लेके। मेन तो खनिज तेल है और गैस है। तो वो तो पूरी तरीके से मतलब ये मुंह की खानी पड़ गई है अमेरिका को और इजराइल को भी। इनको वॉर से पहले क्या ये स्ट्रेटजी ईरान के बारे में क्या आपको मैं कहता हूँ एज आ ईरानी एक्सपर्ट, ये मेरा सवाल है कि ये क्या उस चीज़ को भाप नहीं पाए, ये ईरान को भाप नहीं पाए, या जैसे कि ट्रम्प कहते थे कि ईरान को पहले के राष्ट्रपतियों को ही अटैक कर देना चाहिए, इसको बढ़ गया ज़्यादा और अब हम कर रहे हैं। तो ट्रम्प को किसी ने ईरान के बारे में या तो उस तरह एक्सप्लेन नहीं किया, या तो बताया नहीं, या तो बताया जो रिपोर्ट्स है कि बताया लेकिन इन्होंने उस चीज़ को माना नहीं, इन्होंने वेनेजुएला समझ लिया उसको। हाँ हाँ, ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि वेनेजुएला। ऐसी बात नहीं है, मतलब एक बार जब ईरानी इंकलाब के टाइम इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी वालों को बंधक बनाया था, करीब 400 प्लस दिन बंधक बना के रखा था 1980s में। तो तब भी ईरान में अमेरिका ने एक 4 हेलीकॉप्टर भेजे थे, तो वहाँ भी वो बहुत सारे सैनिक मर गए थे। तो ये लोग पहले भी वहाँ विफल हो चुके हैं और ये इन्होंने ईरान को ना हल्के में ले लिया। हाँ, ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं है, सैंक्शंस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, ना नौसेना भी उनकी कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने मिसाइलों पर बहुत ज़बरदस्त काम किया था। अभी जो 2024 में जो झड़पें हुई थी, 2024 में जो शुरुआती झड़पें हुई मुझे थी, लग रहा है उस समय ईरान बहुत थोड़ा सा कमज़ोर था। 25 की बात कर रहे हैं, हाँ जो हाँ 12 दिन की झड़प हुई हाँ थी। हाँ, नहीं 24 में जो शुरू में मई में जून में जो झड़पें हाँ, हुई अच्छा, थी। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें ईरान ने कुछ ड्रोन फेंके थे। मतलब ईरान उस समय काफ़ी कमज़ोर था कि ठीक है हमारा जो हमला है वो पूरा हो चुका है। लेकिन इन्होंने पिछले 1 डेढ़ साल में ना बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके बहुत सारी मिसाइलें बनाई हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप को आगे बढ़ने के लिए आप 2 कदम पीछे हटते हैं। तो ये पीछे हटे और इन्होंने मिसाइल बनाई और इन्होंने बड़े वार की तैयारी ईरानियों ने कर ली थी और ये लोग ये भाप नहीं पाए। वैसे तो ईरान में बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस मजबूत है इजराइल की, जिस तरीके से मोसाद पूरी घुसी हुई हाँ है हाँ, हर पूरी घुसी टेम्परेचर। हुई है। मतलब इस्माइली हानिये की जो हत्या हुई है, हाँ, इस्माइल और हानिया, हाँ। जहाँ मैं रहता था वहाँ से 200 मीटर दूर ही एक बिल्डिंग थी, उसके 17वें फ्लोर पर इजराइल ने मिसाइल मार के एक फौज के बड़े कमांडर को मारा। उसके बेडरूम पे ही मारा मिसाइल। मतलब इतनी तगड़ी मतलब इंटेलिजेंस थी उनके पास। उन्हें यह भी पता था कि आज फौज का फला कमांडर किस बीवी के किस फ्लैट में है और किस बेडरूम में सोया हुआ है, और सिर्फ उसी फ्लैट पे मिसाइल लगी, बाकी फ्लैट्स का कुछ नहीं हुआ, उसी फ्लैट पे मिसाइल लगी, वो मर गया जिस बेडरूम में वो सो रहा था। तो इंटेलिजेंस इनकी मजबूत है, लेकिन यहाँ इनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई कि इन्होंने इतनी सारी मिसाइल बना रखी और ये इस तरीके से मुकाबला करेंगे ये। और मुकाबला तो करना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने इनकी पूरी की पूरी जो प्राइम लीडरशिप जो है उसको मिसाइल मार के वो ख़त्म कर दिया। वो तो किसी को भी तो गुस्सा आ जाएगा कि मतलब आपने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ख़त्म कर दिया है। और इनको लग रहा था कि जैसे शीर्ष नेतृत्व जो है वो खत्म होगा और ईरान घुटने टेक देगा, तो वो तो नहीं हुआ, हल्के में ले लिया इन्होंने ईरान को। हाँ, इनको लगा कि 28 तारीख को हम फर्स्ट ऐसा नहीं है कि ईरानी एक्सपर्ट अमेरिका में नहीं है। करीब 20 लाख ईरानी अमेरिका में रहते हैं, जो जब राजा का शासन था, जो उसके बाद जब इस्लामिक क्रांति हाँ, सफल होने के रिवॉल्यूशन बाद आया। खुमैनी अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और वो सुप्रीम लीडर बने, तो ईरान से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। लॉस एंजल्स के एक इलाके को तो तेहरान एंजल्स बोले जाते हैं, वहाँ 1 मिलियन ईरानी हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट, बड़े मतलब राष्ट्रपति की टीम में भी बहुत ईरानी हो गए, बहुत बड़ी ईरानी लॉबी भी है वहाँ। अच्छा, तो लेकिन ये भाप नहीं पाए। भाप नहीं पाए। दूसरी चीज़ है कि हमको वेस्टर्न मीडिया ये दिखा रही है यहाँ पर कि वहाँ पर लड़कियाँ जो है आज़ाद नहीं हैं, बुर्के पे रहती हैं, पढ़ाई नहीं की जाती है, और जो तानाशाही शासन है वो इस तरह से सलूक करता है महिलाओं के साथ। तो ये सब बातें आप रह के आए हैं, आप आई विटनेस हैं उस चीज़ के। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ को ज़रा सा एक्सप्लेन करें कि तानाशाही जो है ईरान में वो किस दर्जे की है, क्या होता है, रूल्स कैसे है वहाँ पे। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे वहाँ तानाशाही है कि अगर कोई सरकारी संस्थान है, या जब मैं गया था तो मैं माशा अमीनी की मृत्यु के देहांत होने के 1 हफ्ते बाद ही गया था। पहले भी मैं ईरान जाता रहा हूँ, पिछले 16-17 साल से मैं 4-5 बार गया और 2 साल लगातार रहा अभी तो वहाँ था। लेकिन माशा अमीनी की मृत्यु के बाद जो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए, तो जो युवा पीढ़ी है वो अब ऐसे रिवोल्ट करने के मूड में आ गई है, 10-20% लड़कियाँ, कि कुछ भी हो जाए
हम हिजाब नहीं पहनेंगे। तो अब तेहरान की सड़कों पर पहले जैसे 15-16 साल पहले चादर में लड़कियां दिखती थी, 50% लड़कियां चादर में दिखती थी। अब पुलिस ने भी काफ़ी छूट दे दी है, क्योंकि जब एक बड़ी आबादी का बहुत, आप 1 मिलियन लड़कियों को थोड़ा ही आप जेल में रख लोगे। लेकिन अब ये कभी कभी सिलेक्टेड रूप से टारगेट करते हैं, खास तौर से अगर कोई लड़की कार चला रही है और कार चलाते हुए उसने हिजाब नहीं पहना, तो वह कैमरे से उसका फ़ोटो खींच कर उसके घर भेज देते हैं, या कभी कभी उसके लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं। इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस वहाँ हैं। लड़कियां ये क्या, है बात सच। लड़कियां क्या रात में निकल सकती हैं? हाँ हाँ, इस मामले में तो ये इंडिया से ज़्यादा आज़ादी है और ज़्यादा सेफ है वहाँ। किसी भी शहर में ज़्यादा सेफ है, ईरान के किसी भी शहर में लड़कियां भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि मुल्ला राज है, आपको पता ही है। हाँ, चोरी तो होती है वहाँ खूब। अच्छा, चोरी हो जाती है। हाँ, चोरी तो हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल छेड़खानी वगैरह ना कम, बहुत कम, अरे बहुत रेयर ऑफ द रेयर। हाँ, वो फ्लर्टिंग वगैरह तो कहीं हर जगह चलता है, वो हमने भी देखा है वहाँ होते हुए। लेकिन ऐसे लड़कियां बहुत ज़्यादा सेफ है वहाँ। और ऐसा तो नहीं कोई है। नियम नहीं कि 7 बजे के बाद नहीं निकल सकती हैं, 8 बजे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड है, मतलब वो पूरे ईरान में अकेले कार से घूम ली है, ऐसे कहीं अच्छा, कहीं। ड्राइविंग कर सकती हैं? हाँ हाँ, ड्राइविंग अलाउ है, साइकिल चलाना अलाउ नहीं है। अच्छा, साइकिल अलाउ नहीं है। हाँ, साइकिल अलाउ बाइक? नहीं है, बाइक भी अलाउ नहीं है। बाइक भी अलाउ नहीं है। हाँ। तो और शिक्षा सब ले सकती हैं? आ, अभी ईरान, क्योंकि मैं तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, लड़कियां, महिलाओं की ज़्यादा उपस्थिति है कार्य क्षेत्र में, हर जगह। आप किसी भी ईरान के शहर में बाहर जा निकल के घूम के देखो तो आपको पता चलेगा कि सड़कों पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। वो भले ही इस्लामिक शासन हो, लेकिन ईरानी महिलाएं बहुत असर्टिव हैं, अपने अधिकारों के लिए प्रति सजग हैं। और इतना सब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद उनमें जो जो राजा का शासन था पहले, जिसको बहुत लोग बहुत अच्छा बताते हैं, बोलते थे कि उससे उधर बेहतर है। हाँ, एजुकेशन के मामले में, अच्छा। एजुकेशन के मामले में बेहतर है। क्योंकि कहा जाता है कि हाँ, रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये बात तो है। रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ हाँ, पे। रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उनकी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। अभी आपको हर फील्ड में दिख जाएंगी, टैक्सी ड्राइवर मिल जाएंगी महिलाएं, जो कि बाकी अरबी मुल्कों में नहीं दिखेंगी। और अच्छा, स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्स में है, लेकिन वो ये कि उनका जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो स्विमिंग करते जैसे हैं। हाँ हाँ, ये है तो वो ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करते हैं। मेरा एक थोड़ा सा, मैं बस अंतिम, हम लोग उसमें है, समय आपका मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी आप बताइए, जो वेस्टर्न मीडिया है वो ईरान को उसने एक ऐसा आम लोगों के बीच में कि यहाँ पर अत्याचार ही अत्याचार है, लोग सड़कों पर थे। जब इसकी शुरुआत और प्रोटेस्ट हुई कि वहाँ पे बता रहा हजारों लोग सड़कों पर है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, अभी भी जुड़े होंगे, आप लोगों से बातचीत होती रही 2 साल। आप जहाँ कहीं रुका जाता है तो अपना घर जैसा वो देश या शहर लगने लगता है। तो क्या ये रियलिटी है ग्राउंड की, अंदर की? कहाँ क्या सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था? क्या जो ट्रम्प बार बार कह रहे थे कि मेरे लोगों पर अटैक किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आम आदमी की आवाज नहीं बंद, और उसके बाद पे फिर बातचीत चालू होती है, फिर ये युद्ध, लेकिन बुनियाद वहीं से रखी जाती है। मैं इसके बारे में बता दूं कि जब ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 1979 में स्थापना हुई, तो इन लोगों ने सबसे पहले, मुल्लाओं ने क्या किया, ठीक है, मुल्लाओं ने, मैं मानता हूँ कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए, लेकिन उन्होंने एक काम किया कि जो थोड़ा मजहबी आदमी होगा उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। वो ये है कि उन्होंने जो एक किस्म का समाजवाद लाया, गरीब लोगों को डायरेक्ट पैसा बांटना शुरू किया, यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और सब लोगों को अमीर बनाया। उससे पहले जो राजा के टाइम पे जो ज़्यादातर जो पैसा था, जो दौलत थी, वो एक वर्ग तक सीमित थी। इसी वजह से 20-25% लोग जो ईरानी थे बहुत गरीब थे। इसलिए मैं बता दूं, जो अभी लोग बोलते हैं कि राजा का टाइम बहुत अच्छा था, तो उस समय ईरान की आबादी 3 करोड़ थी। तो जब ईरान की आबादी 3 करोड़ थी, तो तेहरान की सड़कों पर 1 करोड़ 10 लाख लोग कैसे आ गए राजा का प्रोटेस्ट करने के लिए, जब वहां बहुत अच्छा टाइम था? भाई वो ईरानी ही तो थे वो, क्योंकि वहां जो खाई थी, आर्थिक खाई, वो बहुत ज़्यादा थी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान या मुल्ला राज ने वहां एक काम किया, रेस्ट्रिक्शंस लगाए, लेकिन सभी को संपन्न बनाए। गरीबी वहाँ 2-3% लोग, 5-6% लोग ही गरीब होंगे, जिनको गरीब कहा जा सकता है। अच्छा। वहाँ जैसा उनका, जैसी सफाई वहाँ के सबसे पॉश एरिया में है, वैसी ही वहाँ गरीबों की बस्ती में भी है। वहाँ की गरीबों की बस्ती भी लाजपत नगर से बेहतर है। वाह। हाँ, साफ सफाई में और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, या मतलब ग्रेटर कैलाश जैसी होगी। ग्रेटर कैलाश जैसी? हाँ हाँ, हो सकता है उससे भी बेहतर हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो तेहरान में ही रहा। मैं ईरान का कोई शहर ऐसा नहीं बचा मैं जहाँ नहीं गया, बंदर अब्बास छोड़ के। पूरा ईरान मैंने घूमा है और कहीं कहीं बार गया हूँ, कुछ नहीं बचा मतलब। तो
इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। खैर भारत से तुलना नहीं करनी चाहिए थी। तो लोगों में संपन्नता आई, लेकिन इजराइल ये न्यूक्लियर इशू पर ईरान के पास दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गैस है दुनिया में, और पांचवें नंबर पर जो खनिज तेल है वो ये ओपन मार्केट में नहीं बेच पा रहा था। तो इसी वजह से वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा पिछले 6-7 साल में, जो बहुत बुरा हो गया। तो करेंसी में जब इन्फ्लेशन हुआ तो महंगाई बढ़ी और गरीबी बढ़ी, और जितने भी ये लोग सड़कों पर थे, ठीक है, लड़कियां ड्रेस कोड और बाकी चीज़ों की वजह से थी, लेकिन 90% लोगों के लिए जो अभी जो लोग सड़कों पर आए थे, एक सेकंड वो जो सबसे बड़ा कारण था वो था महंगाई और बेरोजगारी और बाकी मुद्दे, आर्थिक मुद्दे। लक्ष्मण जी, बहुत अच्छी आपसे सुनने में मुझे बहुत लग रहा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इस बातचीत को और ईरान के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप आपसे कनेक्ट हो पाए तो हम आपके साथ ईरान की एक आध सीरीज और के तौर पर भी बातचीत करें और बताएं लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, कि जो नैरेटिव वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह जो सेट किया जाता है, दरअसल वैसा नहीं है। एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान से गए पढ़ाई करने, मदरसे में पढ़े, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ वो घूमे ना हो, उनका अपना पर्सनल ऑब्जेक्शन क्या है, जो देखने का नजरिया, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल खत्म करते हैं, कौन जीतेगा? ईरान जीत गया। अगर होर्मुज पे कब्जा तो अभी ईरान का है, इजरायली बंकरों में घुसे हुए हैं, और ये लोग खुद ब खुद ही बोल रहे हैं कि हम इनसे बात कर रहे हैं, जो ईरानी लीडरशिप बोल रही है कि हम बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर इस संदर्भ में आप देखें तो ईरान तो भारी पड़ रहा है। और फाइनली मतलब मुझे लगता है कि जो 5 दिन की जो युद्ध विराम की जो घोषणा हुई वो भी ट्रंप की वजह से हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कौन जीत रहा है। हाँ, भारी वही पड़ रहा है। हाँ हाँ, ईरान का बहुत नुकसान भी हुआ है। 5,000 से ज़्यादा उनके ठिकानों पर हमले हुए हैं। बहुत मतलब बहुत जगह बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, जान माल का बहुत नुकसान हुआ और है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान बहुत पहुंचा ज़्यादा है, डैमेज हुआ है। इमारतें, हाँ, ये स्कूल, लेकिन और वो जो स्कूल में हाँ, मुझे एक सवाल याद आया जाते जाते, जो बच्चियों का जिस स्कूल में वो मिसाइल मारी गई थी, आपको जानकारी है वो हाँ, कहाँ पे थी, किस तरह? वो साउथ का एक शहर था शायद, वहाँ मिसाइल मारी थी जहाँ 165 बच्चियाँ मारी बच्चियां थी, गई। हाँ। और ये कि बहुत ही मतलब एक दुखद घटना है। और हीनियस क्राइम हाँ इसको हाँ कहेंगे हाँ, आप। ये तो ये मानवता के प्रति अपराध है ये, कि ये जो बच्चे को मारने का मतलब ये बहुत ही दर्दनाक है ये। बहुत दर्दनाक है, हाँ हर हाँ। आदमी रोया, हर आदमी के आंसू निकले। ये जब वो कब्रें 165 लाइन से खुद रही थी, तो ये समझ ली कि कौन, कोई मजहब ना, शहर ना, देश, हर आदमी, मानवता जिसके अंदर भी थी, वो उस तस्वीर को देखकर रो हाँ, पड़ा था। लक्ष्मण देव जी, बहुत बहुत आपका आभार, आपने लिए समय निकाला। ओके, मैं धन्यवाद। आपसे चाहूँगा कि जब भी आप अवेलेबल होंगे और हम ईरान की इसी तरह की कुछ अच्छी बातें और क्या कुछ इसमें आपका पर्सनल एनालिसिस है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ओके।